नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम FLT 5 फुल लेंथ टेस्ट के जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें जो आज का टेस्ट है आपका FLT 5 प्री का, जिसमें यूनिट 5 को कवर किया गया था। यूनिट 5 हमारे सिलेबस में अगर हम देखें तो उसमें आपका MP का जो पॉलिटी वाला पोर्शन है और साथ ही साथ MP का जो इकॉनमी वाला पोर्शन है वो कवर होता है इसमें। ठीक है, तो MP पॉलिटी और MP इकॉनमी के आज के इसमें प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो FLT 5 में समाहित किए गए हैं। चालू करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहला जो प्रश्न आपका आता है यहाँ पर प्रश्न है कि इनमें इन कथनों के बारे में, इन कथनों में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है या कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि 2 नवंबर 1861 को केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत का गठन किया गया था, जिसको आप सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा कि 24 अक्टूबर 1942 को केंद्रीय प्रांत में बरार प्रांत का विलय करके जो एक सेंट्रल पूरा प्रोविंस है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का जो बात होती है ना, उसका गठन कर दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है 15 अगस्त 1947 को जो CP बरार था आपका, उसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बनाए गए और राजधानी क्या बनाई गई, नागपुर। और चौथा कथन है आपका इसमें कि सभी कथन सही है। अब यहाँ पे आपको गलत कथन को ढूंढना है, तो पहला जो कथन है वो पूर्णतः क्या है, सत्य है। जो तीसरा कथन है आपका कि 15 अगस्त 1947 को CP बरार के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया और CP बरार की राजधानी नागपुर को बनाई गई, वो भी स्टेटमेंट सही है। जो आपका बी स्टेटमेंट है वो बी स्टेटमेंट फैक्चुअली क्या है, गलत है। इसमें 2 नवंबर 1942 की जगह 24 अक्टूबर 1942 की जगह 2 नवंबर 1861 आएगा। ठीक है, 2 नवंबर 1861 को क्या किया गया था, केंद्रीय जो आपका वो था CP में बरार का विलय कर दिया गया और CP बरार नाम से एक अलग प्रांत का गठन किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है आपका सेकंड प्रश्न, उसमें है कि निम्नलिखित में से सही कथन, निम्नलिखित में से गलत कथन का क्या करना है, आपको चयन करना है। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें है 28 मई 1948 को मध्य भारत राज्य का गठन किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि मध्य भारत के गठन के समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर अर्थात मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। तीसरा स्टेटमेंट है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात इसका नाम बदल करके मध्य भारत कर दिया गया। और चौथा स्टेटमेंट है कि क्या ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट मध्य भारत राज्य का गठन की संबंध की बात की गई है, दूसरा स्टेटमेंट मालवा प्रांत की बात की गई, मालवा यूनियन की बात की गई है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो है नाम परिवर्तन का। तो ये तीनों स्टेटमेंट फैक्चुअली क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका तीसरा प्रश्न, वो है रीवा 35 रियासतों को विलय करके बनाए गए विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, इसकी उपराजधानी क्या थी। ठीक है, हमको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें हमको एक फैक्चुअली चीज़ भी बताई गई, वो क्या है कि रीवा जो वो बनाया गया विंध्य जो प्रदेश था हमारा, उस विंध्य प्रदेश में या रीवा रियासत जो थी उसमें 35 रियासतें क्या थी, छोटी छोटी समाहित थी। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या हो गई, रीवा हो गई। उसकी उपराजधानी क्या थी, तो उपराजधानी इसकी क्या थी, आपकी नौगांव। ठीक है, उपराजधानी क्या थी, नौगांव। अगला प्रश्न है फोर्थ प्रश्न कि राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के लिए विशेष संबोधन का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। राज्यपाल क्या करते हैं, जो हमारा विधानमंडल रहता है उसको क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो इस संबोधन के संबंध में जो संविधान में प्रावधान किया गया वो कहाँ किया गया है। ठीक है, तो संबोधन के संबंध में जो संविधान में प्रावधान किया गया है वो है अनुच्छेद 176 के तहत। ठीक है, यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद 167 दिया हुआ है, इसका संबंध किससे है कि मुख्यमंत्री का ये दायित्व बनता है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों के बारे में जानकारी दे। ये बात कही गई है 167 में। ठीक है, वो क्या हो गया, विधायी शक्ति कार्य हो गया। इसके अलावा 174 में क्या बात की गई है, तो राज्यपाल की राज्य विधानमंडल को क्या करने की, सत्रावसान करने की, सत्र आहूत करने की, विधानसभा को भंग करने की, इन सभी की शक्तियों की बात की गई है। मतलब राज्यपाल की शक्तियों की बात की गई है विधानमंडल के संबंध में, जिसमें क्या है, सत्रावसान, सत्र आहूत करना, इन सभी चीज़ों की। 176 जस्ट हमने देखा कि स्पेशल संबोधन जो होता है उनका, ठीक है, विशेष संबोधन की बात की गई है। और अनुच्छेद 200 में बात की गई है राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। ठीक है, मतलब जो राज्य सरकार विधेयक लेके आती है उसके संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां होती हैं, इसके संबंध में बात की गई है। अगला आता है आपका अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बात की गई है राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां, डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। मतलब जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 233। ठीक है, अनुच्छेद 233 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत क्या होता है, तो राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्ति है। राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्ति कहाँ दी गई है, 213 में। और 233 जस्ट हमने देख लिया, उसमें क्या बात की गई है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल श्री हरिविनायक पाटस्कर जी का था। दूसरा कथन है सबसे छोटा कार्यकाल जस्टिस पीवी दीक्षित जी का था। तीसरा कथन है दोनों सही। चौथा कथन है दोनों गलत हैं। हमारे लिए जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी, ये दोनों कथन सही है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में हरिविनायक पाटस्कर जी का था और सबसे छोटा कार्यकाल पीवी दीक्षित जी का था। ठीक है, अब अगला जो स्टेटमेंट आता है, अगला प्रश्न आता है वो है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल KM चांडी साहब थे। आपको सही कथन पहचानना है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश के विभाजन व छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल दिग्विजय सिंह थे। तीसरा दोनों कथन सही हैं। चौथा दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एकमात्र सही स्टेटमेंट है वो क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय जो यहाँ पे राज्यपाल थे वो कौन थे, KM चांडी साहब। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट कि मध्य प्रदेश के विभाजन के समय छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय यहाँ के जो राज्यपाल थे वो कौन थे, डॉक्टर भाई महावीर थे। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर भाई महावीर, और दिग्विजय सिंह कौन थे उस समय, मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, वो है कि आपको सही सुमेलित नहीं है, इस चीज़ को पहचानना है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही सुमेलित नहीं है, आपको वो पहचानना है। पहला स्टेटमेंट जो दिया गया, पहला जो ऑप्शन है आपका वो है राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत करता है। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है किसके तहत, अनुच्छेद 164 के तहत, ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 के तहत करता है। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को राज्यपाल के नाम से किया जाना व्यक्त किया जाएगा, ये बात अनुच्छेद 166 में लिखी गई है। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी की बात की गई है वो डी बात करता है कि राज्यपाल समय समय पर सदन को बुलाएगा, सत्रावसान करेगा, विधानसभा को भंग करेगा, ये बात 175 में लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलत स्टेटमेंट पहचानना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, मंत्रियों की नियुक्ति 164 के तहत होगी। जो दूसरा स्टेटमेंट है महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 के तहत होगी, बिल्कुल सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट है कार्यकारी कार्य उसके नाम से किए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, 166 के तहत, बिल्कुल सही है। जो चौथा स्टेटमेंट है वो फैक्चुअली क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो बात की गई सत्रावसान आदि की, वो सभी चीज़ें कहाँ की जाती हैं, 174 के तहत की जाती हैं। यहाँ पे जो बात की गई है सत्रावसान स्टेटमेंट जो चीज़ लिखी गई 174 के तहत होती है। और जो 175 के तहत काम होता है वो क्या होता है, राज्यपाल द्वारा सदन को संदेश भेजा जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 9, मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके रामनरेश यादव जी, बलराम जाखड़, लालजी टंडन या KC रेड्डी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्री बलराम जाखड़। अगला स्टेटमेंट है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, जिसमें क्या करना, कथनों पर विचार करना है आपको। पहला ऑप्शन आता है आपका सदन विधि द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ या राज्य क्षेत्र का क्या कर सकता है, प्रशासक नियुक्त कर सकता है। संसद एक विधि बना करके राज्यपाल को, किसी एक राज्य के राज्यपाल को आसपास के किसी यूनियन टेरिटरी का क्या कर नियुक्त कर सकता है, प्रशासक नियुक्त कर सकता है। ये दूसरा स्टेटमेंट है कि यदि कोई राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य के प्रशासक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त होता है तो वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहते हुए करेगा। मतलब उसको आपको क्या करना है, जिस राज्य के आप राज्यपाल हैं और जहां जिस यूटी के आप प्रशासक बनाए जा रहे हैं, दोनों के बीच में आप क्या करना है, अंतर मैनेज करके रखना है, शक्तियों में संघर्ष नहीं होने देना है, टकराव नहीं होने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो है ऑप्शन है कि कथनों में सही कथन पहचानना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं। तो यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट है केवल वही सही है। ठीक है, जो बी स्टेटमेंट है केवल वही सही है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से पहला कथन गलत है। पहला कथन क्यों गलत है, क्योंकि ये काम जो है संसद की विधि द्वारा नहीं होता है, ये चीज़ संविधान में मेंशन्ड है, अनुच्छेद 239 सब क्लॉज 2 में ये चीज़ पहले से ही मेंशन्ड है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11 कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपका कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है। ठीक है, हमको गलत स्टेटमेंट पहचानना है। यहाँ पे बात की गई है विवेकाधीन शक्तियों की चर्चा कहीं नहीं की गई। विवेकाधीन शक्ति के संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के संबंध में निर्णय को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यह चौथा स्टेटमेंट है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां वो संविधान में वर्णित की गई हैं, उनको वहां मेंशन किया गया है। ठीक है,
अगला जो प्रश्न आता है आपका प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे दिया गया है कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है। दूसरा स्टेटमेंट 213 के तहत अध्यादेश की शक्ति मिलती है। तीसरा कि दोनों सही हैं। चौथा कि दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही हैं। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्या है क्षमादान शक्तियाँ वर्णित की गई हैं और अनुच्छेद 213 के तहत उसकी अध्यादेश शक्तियों को मेंशन किया गया है। अगला आता है अनुच्छेद प्रश्न क्रमांक 13 कि किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किन प्रतिवेदनों को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। किस प्रकार के प्रतिवेदनों को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपको कि राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन। तो यहाँ पर तीनों प्रकार के जो वो रहते हैं प्रतिवेदन रहते हैं, रिपोर्ट्स रहती है। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट्स। उन तीनों प्रकार के रिपोर्ट्स को राज्यपाल द्वारा सदन में क्या किया जाता है, प्रस्तुत करवाया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपका राज्य के मंत्री, मतलब कौन कौन इसमें से व्यक्ति हैं जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राज्य के मंत्री हो गए, दूसरा हो गया राज्य के महाधिवक्ता, तीसरा राज्य के निर्वाचन आयुक्त, चौथा हो गया आपका राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, सिर्फ दो ऑप्शन सही है आपके, राज्य के मंत्री और दूसरा राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो एक संवैधानिक पद है, उसका संविधान में वर्णन है, उसका वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है। और सेम चीज़ लागू होती है लोक सेवा आयोग वालों में। ठीक है, जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी है, 11 मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। दूसरा ऑप्शन है कि लोकसभा की 29 सीटें हैं। तीसरा है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए एसटी की 6 सीटें आरक्षित हैं और एससी की 6 सीटें आरक्षित हैं। इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे पहला स्टेटमेंट है कि राज्यसभा की 11 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, ये स्टेटमेंट भी पूर्णतः सही है। ठीक है, इसके अलावा क्या जाता है आपका इसमें जनजाति, तो जनजाति के लिए इसमें 6 सीटें आरक्षित हैं, परंतु जाति के लिए मात्र 4 सीटें आरक्षित होती हैं। यहाँ पे एससी के लिए कितनी आ जाती हैं, 4 सीटें आ जाती हैं। जो आपका सही गलत स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। इसमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश की लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों में निम्न में से कौन सीट शामिल नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए कौन कौन सीटें आरक्षित, ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सी सीट ऐसी है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आते हैं आपके भिंड, टीकमगढ़, देवास और डिंडौरी। तो जो डिंडौरी सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानमंडल के कितने प्रतिशत होनी चाहिए। विधानमंडल जो होता है उसकी कितने प्रतिशत होना चाहिए मंत्री लोगों की संख्या। तो विधानमंडल की कुल संख्या का 15%, विधानमंडल की कुल संख्या का 15% क्या हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। इसके अनुसार आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब विधानमंडल की कुल संख्या के अनुसार 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, 15% लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। ये चीज़ कहाँ मेंशन है, तो ये चीज़ आपके अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 2 में मेंशनड है। ठीक है, अगला जो आता है 18वां प्रश्न, वो है कि मध्य प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति हो चुकी है। मतलब कार्यकारी राज्यपाल हमारे प्रदेश में कितनी बार नियुक्त हो चुके हैं। तो टोटल 5 बार हमारे प्रदेश में कार्यकारी राज्यपालों की नियुक्ति की जा चुकी है। जो सबसे पहले कार्यकारी राज्यपाल थे वो कौन थे, पीवी दीक्षित साहब। कौन थे, पीवी दीक्षित साहब थे, जिनका सबसे छोटा कार्यकाल भी था। ठीक है, दूसरा जीपी सिंह साहब थे, जिनका 2 बार कार्यकाल हुआ है। कौन, जीपी सिंह 2 बार कार्यकाल हुआ। इसके अलावा तीसरे थे एनडी ओझा साहब, चौथे थे कृष्ण मोहन सेठ और पांचवी जो कार्यकारी और पांचवी और अभी लेटेस्ट और आखिरी बोलना चाहिए वो कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद पर पदासीन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपके पास वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिवभानु सोलंकी, सुभाष झा और सुंदरलाल पटवा। ठीक है, इसमें जो आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 1-2-3 या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीरेंद्र कुमार सकलेचा हैं, एक मिनट है ना, यहाँ पर जो वीरेंद्र कुमार सकलेचा हैं, शिवभानु सोलंकी जी हैं और सुभाष
झा जी हैं, ये तीनों क्या रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं। अभी तक हमारे पूरे प्रदेश में चार लोग उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। उसमें से 3 नाम आपको पता है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिवभानु सोलंकी, सुभाष झा, और चौथा व्यक्ति हैं जमुना देवी। ठीक है, तो उनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 20 कि वर्तमान विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों की दलीय स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। अभी जो हमारी विधानसभा करंट विधानसभा चल रही है, ठीक है, उसमें करंट विधानसभा में किस पार्टी की कितनी सीटें, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कि कांग्रेस INC जो है कांग्रेस, उसकी 95 सीटें, भाजपा की 127, सपा की 1, बसपा की 2। ठीक है, तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है, ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 95 नहीं 96 सीटें हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार सही कर लीजिए आप अपने उसमें कि INC की 96 सीटें हो गई, भाजपा की 127, समाजवादी पार्टी की 1, बसपा की 2 और 4 सीटें किसकी हैं, निर्दलीय विधायकों की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 प्रश्न बोलता है कि श्री विष्णुनाथ यादवराव तामस्कर, ठीक है, BY तामस्कर प्रथम विधानसभा के दौरान विपक्ष के नेता रहे, उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था। मतलब सिंपल सा बात है कि हमारे जो प्रथम विधानसभा थी उसके जो विपक्ष के नेता, हमारे पहले विपक्ष के नेता जो थे वो विष्णुराव यादवराव तामस्कर थे, वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो जनसंघ, कांग्रेस समाजवादी दल, प्रजा समाजवादी दल या फिर कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रजा समाजवादी दल। ठीक है, जो प्रजा समाजवादी दल था उससे बिलोंग करते थे। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका अगला प्रश्न है 22वां, जिसमें क्या है कि संबंधित नहीं बताना है आपको, निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये संबंधित नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है जगदीश देवड़ा, क्या वाणिज्य कर, वित्त योजना और सांख्यिकी मंत्री हैं। बी भूपेंद्र सिंह नगर विकास आवास मंत्री हैं। प्रभु राम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। तुलसी सिलावट लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। तो जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तुलसी सिलावट। तुलसी सिलावट आपके जल संसाधन मंत्री हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग के मंत्री कौन है, गोपाल भार्गव। ठीक है, तुलसी सिलावट किसके हो गए, जल संसाधन मंत्री। लोक निर्माण विभाग के मंत्री कौन है, गोपाल भार्गव। 23 है आपका कि मध्य प्रदेश विधानसभा में सभा के समक्ष कालक्रम में क्या है, कालक्रम में आपको चीजों को क्या करना, सुमेलित करना, सही कालक्रम बताना है आपको। विधानसभा की कार्यवाही के संबंध में सही कालक्रम को आपको यहाँ पर चयनित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, उसमें क्या है, शपथ का प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय, निधन संबंधी उल्लेख, और क्या जाता है आपका यहाँ पर प्रश्न पूछना, फिर क्या आ जाता है, सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति, विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ए है यही आपका एकदम सही सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पे बाकी जो सीक्वेंस दिए हुए हैं वो सभी गलत सीक्वेंस हैं, उन सभी सीक्वेंस को आप ही मत पढ़िए। ठीक है, जो सही सीक्वेंस है आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन का सही सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, उसको आपको याद रखना है। पिछली बार ये प्रश्न आया हुआ था इस प्रकार का प्रश्न, इस कारण इस प्रश्न को यहाँ पर समाहित किया गया है। अगला प्रश्न आता है आपका 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मामला उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। ऐसा इसमें से कौन सा मामला है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया वो है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के मध्य विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण और संविधान के उल्लंघन के संबंध में जो संरक्षण आदि की बात की गई है। तो यहाँ पे जो एकमात्र स्टेटमेंट है जो जिसको दोनों लेवल के कोर्ट्स देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो है मूल अधिकारों का संरक्षण। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य के बीच कोई अगर विवाद होता है, राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होता है, या संविधान के उल्लंघन के संरक्षण आदि के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो ये सभी प्रश्न सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय में सॉल्व होंगे, है ना। अगला प्रश्न है आपका 25वां, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। लोक अदालत के संबंध में आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है वो है कि लोक अदालत की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले ही मामलों का निपटारा करने की है, उन मामलों की नहीं जो न्यायालय में क्या है, लंबित है। मतलब जो इनके पास डायरेक्ट मामले आएंगे उनको क्या है करेंगे, समाधान करेंगे। जो न्यायालयों में लंबित मामले हैं उन पे ये प्रश्न नहीं करेंगे, है ना। दूसरा, प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, लोक अदालत ऐसे मामलों को निपटारा नहीं कर सकती है जो सिविल एवं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। और चौथा स्टेटमेंट, लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा तथा इसके फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जाएगी। हमको यहाँ पर सही स्टेटमेंट पहचानना है। जो यहाँ पर सही स्टेटमेंट है वो आपका डी, कि लोक अदालत द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य होता है, वो फैसला अंतिम फैसला होता है, दोनों पक्षों पर क्या होता है, वो बाध्यकारी होता है, और इसके फैसले के
विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 26 है कि भारत में परिवार न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया वो है परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 2005 पारित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि परिवार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति के आधार पर करती है। तीसरा, राज्य सरकार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में परिवार न्यायालय स्थापित करने के लिए बाध्य है। ठीक है, और चौथा है कि परिवार न्यायालय की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको गलत स्टेटमेंट की पहचान करनी थी। जो गलत स्टेटमेंट है वो है आपका ए, कि परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो अधिनियम आया था वो 1984 में आ गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका वो है नालसा के संबंध में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1997 के द्वारा किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह देश में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को दिशा निर्देश जारी करता है। मतलब नालसा सालसा को क्या करेगा? निर्देश देगा। चौथा आता है कि इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना है। अब यहाँ स्टेटमेंट है कि हमको सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही कथन हो जाएगा वो सही कथन हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 2 और 3। मतलब कि यह देश के विधिक मामलों के अन्य मामलों के बारे में सालसा क्या करता है? निर्देशित करता है, और साथ ही साथ ये निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है। अब ये आता है कि पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? तो ये 1997 की वजह से गलत है। यहाँ पे 1997 की जगह 1900 क्या आ जाएगा? 87 आ जाएगा। जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है वो कब लाया गया था? 1987 में। उसी के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था गठित की गई थी आपकी, जिसमें अपर लेवल पर नालसा था, मिडिल लेवल पर आपका सालसा था, और लोअर लेवल पर आपका क्या था? डालसा था। ठीक है, मतलब कि नेशनल लेवल पे एक बात कर दी गई, एक स्टेट लेवल बात कर दी गई, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर दी गई। ठीक है, प्रावधान कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 28 आता है आपका। 28वां प्रश्न बात करता है 74th अमेंडमेंट की, जिसमें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 न्यायपालिकाओं के लिए वार्ड समिति का प्रावधान करता है। एक वार्ड समिति के गठन के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? अब वार्ड समिति का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया है। प्रश्न यह है कि एक वार्ड समिति गठित करने के लिए मिनिमम कितनी पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है? तो मिनिमम 3 लाख पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी नगर पालिकाएं जिनकी संख्या 3 लाख या उससे अधिक है, एक या अधिक वार्डों को मिला करके उनको क्या है? गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, वार्ड समिति का। अगला जो प्रश्न है आपका वो है 74th अमेंडमेंट से ही, कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान का भाग 9 का जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका के संबंध में क्या किए गए हैं? प्रावधान किए गए, उपबंध किए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो जो आपका 74वां संविधान संशोधन में अर्बन लोकल बॉडीज के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, उनमें इनमें से कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें शामिल नहीं है? आपका सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक है, ये इसमें आपका क्या है? सही कूट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया? 2, 3 एंड 4। अगला जो प्रश्न आता है आपका वो है 73 अमेंडमेंट से 73rd अमेंडमेंट। उसमें क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो केवल 1, केवल 1, 3, केवल 1, 2, केवल 1, 2 और 3। तो यहाँ पे जो केवल ऑप्शन आपका 1 और 3 है वो क्या है? सही है। केवल 1 और 3 ऑप्शन आपका किस चीज़ की चर्चा करता है? ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की। नगर पंचायत जैसी कोई चीज़ आपके 73rd में शामिल नहीं है, क्योंकि 73rd किस चीज़ से डील करता है? आपका रूरल लोकल बॉडीज से डील करता है। ठीक है, ना कि अर्बन से, और अर्बन का हिस्सा क्या है? नगर पंचायत है। ठीक है, 31st क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। दूसरा, कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, तथा उसके पद से राज्यपाल उसी रीति से हटा सकता है जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही कथन पहचानना है। सही कथनों के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, दोनों या दोनों नहीं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो आपका दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कथन क्या है? आपके सही हैं। अगला जो ऑप्शन आता है आपका 32वां प्रश्न वो है कि 73वें संविधान संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए
कि इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य क्या था, राजस्थान। दूसरा राज्य ऑप्शन दिया गया है कि ग्राम मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया कि ये जो आपका 73rd है उसको लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। दूसरा स्टेटमेंट हो गया ग्राम मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। ऑप्शन है आपके केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, पूर्णतः गलत हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसको लागू करने वाला पहला राज्य था, अनुपालन करने वाला 73rd का, वो कौन था, हमारा मध्य प्रदेश राज्य था। ग्राम जो आपका पंचायती राज व्यवस्था होती है उसको लागू करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान था, नागौर से चालू हुआ, वो बात बिल्कुल सही है। पर 73rd के अनुसार लागू करने वाला पहला राज्य हमारा क्या था, मध्य प्रदेश। और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायत के सभी सदस्य क्या हो जाते हैं, प्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका 33rd में। उसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। कि पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि ग्राम सभा का गठन पंचायत क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनका नाम गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज होता है। तीसरा कि गांव के निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। और चौथा कि ग्राम सभा का उल्लेख संविधान में है जबकि ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सत्य कथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्राम सभा का उल्लेख संविधान में जबकि ग्राम पंचायत का उल्लेख नहीं। ये ऐसा चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का उल्लेख क्या किया गया है, संविधान में मेंशन है, दोनों का उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है, अगला आ जाता है आपका यहाँ पे, हाँ, तो आपका 33rd में गलत क्या हो गया, सही ऑप्शन क्या हो गया आपके लिए, डी हो गया। फिर अगला आता है 34वां प्रश्न की अशोक मेहता सही सुमेलित करना है। तो अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है, बलवंत राय मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है, थुंगन समिति पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात करती है। यहाँ पे आपको सही कूट का चयन करना है। तो जो सही कूट हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 1 और 2। अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करती है और जो आपका वो है अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 35 वो है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पेशा एक्ट जो है आपका 1996 का, उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पेशा एक्ट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है जनजातीय समुदाय को स्वशासन प्रदान करना। दूसरा, जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना। तीसरा, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। और चौथा था कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का क्या करना, निर्माण करना। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करने जैसा कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपका जो उद्देश्य नहीं है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी तीनों उद्देश्य क्या है उसके सही है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 36, सुमेकित करना है आपको सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, इसमें एक तरफ दिया हुआ है सरपंच, महापौर, अध्यक्ष और काउंसलर, दूसरी तरफ दिया हुआ है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और वार्ड। ठीक है, इसमें सही चीज़ का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए के सही होने के अनुसार क्या है कि जो सरपंच होता है वो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, जो महापौर होता है वो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नगरीय निकाय होता है उसका प्रमुख होता है, जो अध्यक्ष रहता है वो आपका नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है, और जो आपका काउंसलर होता है वो आपका वार्ड प्रमुख होता है जिसको आप पार्षद बोलते हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट प्रश्न है आपका 37, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग द्वारा स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण के विषय में सुझाव दिया गया था। ठीक है, स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण के संबंध में बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर सरकारिया कमीशन। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति जो है उनने क्या सुझाव दिया था कि जो वित्त आयोग होता है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, परमानेंट बॉडी के तौर पे स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है आपका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका कि जो कैट है आपका, कैट का उपबंध मूल संविधान में नहीं किया गया है। दूसरा, कैट का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 323 का और अनुच्छेद 323 खा में किया गया है। तीसरा कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 द्वारा केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है। और चौथा कि 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 14 का जोड़ा गया और यह भाग संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण का क्या करता है, उपबंध करता है। यहाँ पे हमको कैट के संबंध में गलत कथन का
चयन करना था, और गलत कथन के चयन में जो सही आपका स्टेटमेंट आ जाएगा वो क्या है, बी में क्या बात की गई, यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई, अनुच्छेद, दो अनुच्छेदों को मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 323 का और 323 खा। जो अनुच्छेद 323 का है उसका सिर्फ किससे संबंध है, कैट से संबंध है। अनुच्छेद 323 खा का संबंध किससे है, अन्य अधिकरणों से है, ठीक है। जो आपका अनुच्छेद 323 का है वो किससे डील करता है, प्रशासनिक अधिकरणों से, और अनुच्छेद 323 खा जो है वो आपका अन्य प्रकार के अधिकरणों से डील करता है। जैसे आपका मान लीजिए एनजीटी हो गया, ठीक है, तो एनजीटी क्या आ जाता है आपका 323 खा के तहत आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 39, मध्य प्रदेश में जिन गांवों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी तरह के विवाद की स्थिति में गांव के लोग ही आपस में बैठकर उसे सुलझा लेंगे, तो ऐसे गांव को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे गांवों को हमारे मध्य प्रदेश में समरस गांव का दर्जा दिया जाता है, समरस गांव कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा नृत्य कला, अवध किशोर जाड़िया साहित्य और शिक्षा, राम साहब पांडे ढिमराई नृत्य कला, और दुर्गाबाई व्योम डिग्ना कला, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या है, राम साहब पांडे। राम साहब पांडे का संबंध ढिमराई नृत्य से नहीं है। ये अभी हस्तियाँ क्या है, मध्य प्रदेश से 5 हस्तियों को क्या मिला है, पद्मश्री मिला है, जिसमें आपके जो ये हैं राम साहब पांडे जी हैं, उनका जो संबंध है वो क्या है, राई लोक नृत्य से है, ठीक है। अगला आता है प्रश्न क्रमांक 41, मध्य प्रदेश में चिकित्सा जगत में पितामह के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है एनपी मिश्रा, कैलाशनाथ काटजू, सीएल मिश्र या फिर शंकर दयाल शर्मा। तो जो एनपी मिश्रा हैं उनको मध्य प्रदेश में चिकित्सा जगत का पितामह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 42 है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कौन सा है, अभय खेल प्रसाद, रविंद्र भवन कन्वेंशन सेंटर भोपाल, भारत भवन कन्वेंशन सेंटर भोपाल, जीवाजी कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है आपका, रविंद्र भवन जो भोपाल में है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सभागार है, ठीक है, ऑडिटोरियम है। अगला है 43 कि औषधीय जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन संबंधित योजना कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके नंदनकानन, देवारण्य, आयुर्वेद उत्थान, वन रत्न, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, देवारण्य योजना, ठीक है। देवारण्य योजना के तहत क्या किया जा रहा है, जड़ी बूटियों औषधियों आदि का संरक्षण किया जा रहा है, उनका संवर्धन किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44 कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जाति, उपजाति, वर्ग समूह क्या है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी के तहत उनको घोषित किया गया है। तो टोटल 91 जातीय वर्गों को ओबीसी कैटेगरी का दर्जा प्राप्त है, पिछड़ा वर्ग समूह का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की विभिन्न सरकारी वित्त पोषित योजनाओं में बैंकों से मिलने वाले ऋण के आवेदनों को लेकर उनकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का कार्य अब किस पोर्टल के जरिए किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपके समस्त पोर्टल, सहायता, वित्तीय या फिर आत्मनिर्भरता पोर्टल। तो अब जो है समस्त पोर्टल, उसी के तहत क्या किया जाएगा, ये सभी चीज़ों को समाधान को देखा जाएगा, ठीक है। समस्त पोर्टल सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से इसमें काम होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक पदों का सही क्रम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं आपका प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, सचिव, उप सचिव, या फिर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, उप सचिव, मुख्य सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव, उप सचिव, या फिर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उप सचिव या सचिव। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। मुख्य सचिव होता है सबसे ऊपर, उसके नीचे प्रमुख सचिव होता है, उसके नीचे सचिव होता है, और देन सबसे नीचे आते हैं उप सचिव, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 47, 1956 में मध्य प्रदेश में गठित विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो 1956 में मध्य प्रदेश में जब गठन किया गया विधानसभा का, तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, 288, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 157 व अनुच्छेद 158 के अंतर्गत किसी व्यक्ति में मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। कौन सी योग्यता का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और राज्यपाल, संसद व विधानसभा विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश का नागरिक हो, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हमारे लिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वो ये चीज़ क्या है, आवश्यक नहीं है, उसका मध्य प्रदेश का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है 49 कि मध्य प्रदेश में पहली बार ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया, इसके अंतर्गत पहली बार ग्राम न्यायालय की स्थापना कब की गई। यहाँ पे मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम की बात की जा रही है। तो 1996 में हमारा जो अधिनियम है उसको पारित किया गया, ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 में आया मध्य प्रदेश में, और उसके तहत जो पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया वो नीमच के झांतला गांव में स्थापित किया गया था,
ठीक है। अगला है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव श्री एच.एस. कामत साहब थे, ठीक है, श्री एच.एस. कामत साहब। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 व 11 में मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? ठीक है, मध्य प्रदेश की 1 में व 11 में मध्य प्रदेश की 1 व 11 के बीच मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? 1 से 11 के बीच मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 20.35% रही है, ठीक है। 2001 से लेकर के 2011 के दशक में क्या जनसंख्या वृद्धि दर रही, ठीक है। तो जो 10 की बात करते हैं हम तो 2.35% निकल करके आती है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका 52 की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 9.38% है, ठीक है, जो कि 9.38% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला है असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है दलित शब्द का पहली बार प्रयोग साइमन कमीशन द्वारा किया गया। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में 11वां स्थान है। अगला स्टेटमेंट की अनुच्छेद 365 सब क्लॉज 25 का संबंध अनुसूचित जनजाति से है। चौथा है कि प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कंवार जनजाति है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका असत्य स्टेटमेंट की पहचान की बात की गई तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा कि अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है, ना कि 11वां स्थान। जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान है, पर जनसंख्या प्रतिशत के मामले में क्या है? 13वां स्थान है, ना कि 11वां, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे दलित शब्द का प्रयोग की बात की गई है, दलित शब्द का प्रयोग पहली बार साइमन कमीशन में किया गया है। इसके अलावा आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार ठक्कर बप्पा द्वारा किया गया, ठीक है। एसटी के लिए आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ठक्कर बप्पा के द्वारा। दलित शब्द का प्रयोग पहली बार साइमन कमीशन में रिपोर्ट में किया गया। हरिजन शब्द का पहली बार प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा किया गया। और अनुसूचित जो जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है वो पहली बार संविधान में प्रयोग किया गया, ठीक है। अगला जो प्रश्न आता है 54 कि मध्य प्रदेश के सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है? अलीराजपुर, झाबुआ, श्योपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, श्योपुर। तीसरा है कि बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, या फिर अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर। ये सही सीक्वेंस हो जाएगा साक्षरता प्रतिशत वाले कम साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों का, ठीक है। अगला आता है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात जिलों का सही क्रम बताइए। लिंगानुपात के आधार पर हमको यहाँ पे चर्चा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घटते क्रम में बात करें अगर हम तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडौली। सबसे ज़्यादा किसका है? बालाघाट का, फिर अलीराजपुर का, फिर मंडला का, फिर डिंडौली का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश में पुरुष तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए क्या बोलता है आपका? 78.73% पुरुषों की, 59.2% क्या हो जाएगी? महिलाओं की। और यही क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पुरुषों की साक्षरता क्या है? 78.73%। महिलाओं की साक्षरता क्या है? 59.2%। और टोटल अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी? 69.32%। इन दोनों का औसत निकाल लीजिए, 69.32% क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे टोटल साक्षरता हो जाएगी। अगला प्रश्न है सही मिलान कीजिए। यहाँ पे जनजाति दी हुई और दूसरी तरफ उनका युवाग्रह दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है? मुड़िया, भारिया, उरांव और भुइयां, इनके युवाग्रह दिए हैं रंगबंग, धांगर बांसा, घोटुल और धूम कोरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जैसे आपका जो मुड़िया जनजाति होती है, मुड़िया जनजाति का जो आपका वो होता है युवाग्रह होता है वो क्या कहलाता है? घोटुल कहलाता है। जो भारिया जनजाति होती है, भारिया जनजाति का जो युवाग्रह होता है वो रंगबंग कहलाता है। जो उरांव जनजाति होती है उसका युवाग्रह धांगर बांसा कहलाता है। और भुइयां जनजाति का जो वो होता है आपका वो क्या कहलाता है? 1 मिनट है ना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन रहेगा। इसमें क्या हो जाए? जो मुड़िया जनजाति जो होती है उसका क्या हो गया? आपका घोटुल हो गया। 1 मिनट है ना। मुड़िया जनजाति का जो आपका युवाग्रह हो गया वो क्या हो गया? घोटुल हो गया। उसके अलावा आपका जो भारिया जनजाति होती है उसका युवाग्रह क्या हो गया? रंगबंग हो गया। जो उरांव जनजाति होती है उसका जो युवाग्रह होता है वो धूम कोरिया कहलाता है। और भुइयां जनजाति का युवाग्रह धांगर भाषा कहलाता है, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर हम बात करें तो जो बी ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 58 सही कथन का चयन करें। इसमें आ जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर व्यक्तियों वाला जिला जबलपुर है। साक्षर व्यक्तियों की बात की जा रही है जनसंख्या के आधार पे, है ना, प्रतिशत की बात नहीं की जा रही है। दूसरा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला इंदौर है।
ये दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, तो ये दोनों कथन ही क्या हैं, गलत हैं। दोनों कथन ही गलत क्यों हैं, क्योंकि ये क्या कर दिए गए हैं, आपके यहाँ पर इंटरचेंज कर दिए हैं। सर्वाधिक साक्षर जिला प्रतिशत के आधार पर क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा, जबकि सर्वाधिक साक्षर जिला जनसंख्या के आधार पर क्या हो जाएगा, आपका इंदौर सर्वाधिक साक्षर जिला जनसंख्या के आधार पर इंदौर है, प्रतिशत के आधार पर जबलपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका 59 निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र छिंदवाड़ा में है, सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र भिंड में है, कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा में है, भील सामुदायिक रेडियो केंद्र भाभरा में है। ठीक है, तो भारिया का छिंदवाड़ा में बिल्कुल सही है, कोरकू का खंडवा में बिल्कुल सही है, भील का सामुदायिक रेडियो केंद्र भाभरा में, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। जबकि सहारिया का जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है वो आपके कहाँ है, श्योपुर में। ठीक है, कहाँ है, श्योपुर में। इसके अलावा बैगा जो होते हैं उनका सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है, डिंडौरी और बालाघाट में, जबकि गोंडो का सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है, बैतूल में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है प्रश्न क्रमांक 60। प्रश्न क्रमांक 60 में बात की गई कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 11 मई को। ठीक है, मध्य प्रदेश में 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, जबकि वैश्विक परिदृश्य की अगर बात करें तो वो कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जनगणना में, 2011 की जनगणना में। ठीक है, तो यहाँ पे 6वां स्थान आ जाता है। ठीक है, आज की तारीख में बात करेंगे तो 5वां स्थान है, पर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6वां स्थान। आज की तारीख में 5वां क्या है, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। अगला आ जाता है असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन के चयन में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो पहला है कि हलवा जनजाति प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। बंजारा जनजाति का निवास स्थान टांडा कहलाता है। सर्वाधिक ईसाई धर्म स्वीकार करने वाली जनजाति सौर जनजाति है। सहरिया जनजाति के मुखिया को महतो कहते हैं। परीक्षा विवाह का प्रचलन गोंड जनजाति में है। पानिका जनजाति में शवों को दफनाने एवं जलाने दोनों प्रकार के दाह संस्कार प्रचलित हैं। और आखिरी स्टेटमेंट है सहरिया एक क्या है, पीवीटीजी जनजाति है। पीवीटीजी जनजाति मतलब आपदाग्रस्त जनजाति है। यहाँ पे हमको असत्य कथन का चयन करना है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि हलवा जनजाति प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि उत्तर पश्चिम भाग मतलब आपका जो लश्कर का प्रदेश है उधर पाई जाएगी, ग्वालियर चंबल यहाँ पर नहीं। ये कहाँ पाई जाती है, आपके दक्षिण पूर्वी भाग मतलब कि बालाघाट और सिवनी जिलों में ये पाई जाती है। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है बंजारा जनजाति का निवासी स्थान टांडा कहलाता है, तो बंजारा जनजाति का निवास स्थान टांडा कहलाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है ईसाई धर्म सर्वाधिक स्वीकार करने वाली सौर जनजाति है, नहीं, सर्वाधिक ईसाई धर्म स्वीकार करने वाली जनजाति उरांव जनजाति है। ठीक है, अगला है सहरिया जनजाति के मुखिया को महतो कहते हैं, तो सहरिया जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं, जबकि महतो किसके मुखिया कहते हैं, उरांव जनजाति के। ठीक है, इसके अलावा क्या है, परीक्षा विवाह का प्रचलन गोंड जनजाति में, नहीं, परीक्षा विवाह का प्रचलन भीलों में है। बाकी एफ और जी क्या है, सही है। तो इसके आधार पर अगर हम बात करें तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगला आता है प्रश्न क्रमांक 63। गलत कथन का आपको क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। ऑप्शन है कि 0 से 6 वर्ष आयु वाले सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाला जिला क्या है, मुरैना है। 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता दर या एजुकेशन लिटरेसी रेट जो होता है उसमें प्रतिशत का वृद्धि दर क्या था, आपका 6.9% था। मध्य प्रदेश की जनसंख्या जनघनत्व जो है वो क्या है, 236 है। और 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 912 था। 2001 की जनगणना के अनुसार 919। और यहाँ पे क्या हो गया है, मिस टाइप है थोड़ा सा। ठीक है, आपको ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो गया है, मिस टाइप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत कथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए, क्योंकि 0 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग का जो समूह होता है उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात मुरैना में नहीं है, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, मुरैना में है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, अलीराजपुर में है, 0 से 6 एज वर्ष में। ठीक है, अगला है कि कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना पाप समझती है। ठीक है, तो जो मुड़िया जनजाति होती है वो घोड़ों को छूना पाप समझती है। फिर है 64 का आपका बी सही होगा। ठीक है, 65 में आते हैं कि बैतूल जिले के कोरकू आदिवासी किस नाम से जाने जाते हैं, तो बैतूल जिले के कोरकू आदिवासी बावरिया नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं बंदोरिया, तो जो आपके पचमढ़ी के कोरकू होते हैं, ठीक है, उनको बंदोरिया बोलते हैं। जो आपके महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के अमरावती जिले आदि में पाए जाते हैं उनको रूमा बोलते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जो कोरकू पाए जाते हैं उनको रूमा बोलते हैं। ठीक है,
इसके अलावा पठारिया, तो जो भूमि विहीन कोरकू होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पठारिया बोलते हैं, ठीक है। और एक ऐसा ही होता है राज कोरकू, तो जो जिनके पास ऐसे कोरकू जिनके पास भूमि होती है उनको क्या बोलते हैं, राज कोरकू बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैरियर एल्विन ने किस नृत्य को सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है? तो वैरियर एल्विन द्वारा गौर नृत्य को सर्वश्रेष्ठ नृत्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। जो गौर नृत्य होता है वो सिंघमारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सिंघमारिया, ठीक है, सिंघमारिया, इसको याद रखिएगा आप। सिंघमारिया जनजाति कहाँ किया जाता है? बस्तर रीजन में किया जाता है, ठीक है। इसमें करते क्या है, तो जो गौर पशु होता है, ठीक है, गौर पशु की सींग को सजा करके सिर में रख करके नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य को राज नृत्य का दर्जा प्राप्त है, गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड दर्ज है। जो सैला नृत्य है उसको एक मांदर यंत्र होता है, ठीक है, कौन सा? मांदर यंत्र होता है, उसके प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पे जो गेंडी नृत्य है वो एक गीत रहित नृत्य है, मतलब ठीक है, इसमें कोई गाना नहीं गाया जाता है, सिर्फ नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगला है कि कौन सी जनजाति दुलदुल घोड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दुलदुल घोड़ी नृत्य के लिए आपकी सहरिया जनजाति प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 68 कि निम्नलिखित में से गलत कथन का क्या करना है, आपको चयन करना है। ऑप्शन है आपके कि 2011 की जनगणना के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सबसे अधिक एससी जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है। प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत रखने वाला जिला झाबुआ है, 1.7%। अनुसूचित जाति जनसंख्या मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है। और चौथा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर जिले में निवास करती है, ठीक है। तो इन चारों स्टेटमेंट से जो आपका सी स्टेटमेंट है, अनुसूचित जाति जनसंख्या मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि 15.6% है, 21.1% आपकी एसटी है, ठीक है। अगला आता है कि किस जनजाति में दाहिया खेती का प्रचलन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका भारिया जनजाति है वहाँ उनके यहाँ क्या है, दहिया खेती का प्रचलन है। जो भील जनजाति होती है उनके यहाँ जो कृषि की जाती है उसको चिमाता बोलते हैं। गोंड जनजाति में जो कृषि की जाती है उसको भारी बोलते हैं। भारिया का आपने देख लिया, उसको दहिया बोलते हैं। और बैगा में जो कृषि की जाती है उसको बेवार या पोंडू बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, फारसी भाषा में शहर का क्या अर्थ होता है, ठीक है। फारसी भाषा में शहर का अर्थ होता है जंगल, ठीक है। अब ये जो शहर है इसका संबंध किस चीज़ से हो जाता है? सहरिया से होता है, ठीक है। सहरिया जनजाति, जो वो जनजाति जो जंगलों में निवास करती है, ठीक है। तो जो सहरिया जनजाति के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं अपन। जो सहरिया जनजाति होती है उसका जो निवास स्थान होता है, घर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सहराना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहराना। जो उनका प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। जो सहरिया जनजाति हो हमारे प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषित जनजातियों में से एक है। और ये एक क्या है? पीवीटीजी है, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये, ठीक है, आपदाग्रस्त जनजाति है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ होता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का, वो क्या होता है? 1 अप्रैल 1951 से होता है, ठीक है। जिसमें प्रमुख जो फोकस पॉइंट रखा गया वो क्या रखा गया था? कृषि पे रखा गया था, ठीक है। अगला है सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ठाट्या नृत्य मवासी जनजाति द्वारा किया जाता है। थापटी नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। घोड़ी पैठाई नृत्य गोंड जनजाति द्वारा डिंडोरी जिले में किया जाता है। और दहका नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है एकमात्र, वो क्या है आपका? थापटी नृत्य। थापटी नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो 3 स्टेटमेंट गलत है उसमें क्या है? जैसे ठाट्टा नृत्य मवासी जनजाति द्वारा नहीं, गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा घोड़ी पैठाई नृत्य जो है वो घोड़ी पैठाई नृत्य गोंड जनजाति द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि बैगा जनजाति द्वारा डिंडोरी जिले में किया जाता है, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट दहका नृत्य, तो दहका नृत्य कोल जनजाति द्वारा किया जाता है, ना कि गोंड जनजाति द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की समयावधि क्या थी? मध्य प्रदेश की जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसकी समयावधि 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 1966 तक थी, ठीक है। अगला स्टेटमेंट आता है, निम्नलिखित परियोजनाओं के उद्देश्य एवं प्रारंभ तिथि का क्या कीजिए, आपको परीक्षण करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण व विकास हेतु पंचधारा योजना 1991 में चलाई गई। दूसरा, प्रदेश के आदिवासी इलाकों में विकास की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को भागीदार बनाने के लिए शंखनाद योजना 97 में चलाई गई। तीसरा, कि मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 2006 में दीनदयाल सामर्थ्य योजना चालू की गई। और चौथा, कि ट्राइसेम योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले
ग्रामीण युवकों के लिए चलाई जा रही है, ठीक है, जिसका राज्य में संचालन 79 से किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है आपका, सी स्टेटमेंट गलत है। वो या जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 25 सितंबर 2004 से दीनदयाल समर्थ योजना चालू की गई थी, ना कि 2006 से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 75, मध्य प्रदेश सरकार की राम रोटी योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो राम रोटी योजना नवंबर 2010 से प्रारंभ हुई थी। अगला है कि मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही उपरोक्त योजनाओं का उनके प्रारंभ किए गए वर्षों के साथ सुमेकन कीजिए, ठीक है। तो पढ़ना बढ़ना योजना 99 में, गांव की बेटी योजना 2010 में, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006 में, पंचजा कार्यक्रम 2004 में, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको उसमें पता करना, सही स्टेटमेंट जानना है वो क्या है आपका, गलत स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा, गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना 2010 में नहीं 2005 में चालू की गई थी, ठीक है। तो जो आपके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। अगला है मध्य प्रदेश में जीआई संकेतकों के बारे में सत्य कथन का चयन करना है आपको। सत्य कथनों के चयन के लिए पहला जो स्टेटमेंट दिया गया आपका यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट है बाघ प्रिंट धार को 2013-14 में क्या दिया गया, जीआई संकेतक का दर्जा दिया गया। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण कार्यालय मंगलौर में अवस्थित है। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं सुरक्षा अधिनियम 1999 में पारित हुआ था। और चौथा स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश में कुल 8 उत्पादों को जीआई संकेतक का दर्जा दिया गया है। आप यहाँ सत्य कथन पहचाना है, यहाँ पे जो एकमात्र सत्य कथन है वो है ऑप्शन सी, कि जो जीआई के लिए जो एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया, पंजीकरण सुरक्षा अधिनियम, वो कब लाया गया, 1999 में लाया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी 3 स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। जिसमें बाघ प्रिंट जो धार है उसको जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया था, आपके 2007-2008 में दिया गया था, ना कि 2013-14 में, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर कि भौगोलिक संकेतक पंजीकरण कार्यालय मैंगलोर में अवस्थित है, नहीं, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण कार्यालय आपके चेन्नई में अवस्थित है। और फिर है कि मध्य प्रदेश में कुल 8 उत्पादों को जीआई संकेतक प्राप्त है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश से सिर्फ 7 उत्पादों को जीआई संकेतक प्राप्त है। वो कौन कौन से हैं आपके, एक तो आपको पता ही होगा कड़कनाथ, दूसरा हमने जस्ट ऊपर पढ़ा बाघ प्रिंट, ठीक है। इसके अलावा क्या है, धातु शिल्प है दतिया टीकमगढ़ की, रतलामी सेब है, इंदौर के चमड़े के खिलौने हैं, माहेश्वर की साड़ियाँ हैं और चंदेरी की साड़ियाँ हैं, ठीक है। तो टोटल 7 हो गए। अगला आता है 77, मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश में योजना आयोग का जो गठन होता है वो 1972 में किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन 1972 में किया जाता है। जो योजना आयोग होता है उसका जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और उस योजना मंत्री एक बनाया जाता है, उसका क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। अगला आता है मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत की गई थी? तो मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से क्या किया गया था, प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो आदिवासी बच्चों के लिए या गरीब बच्चों के लिए शिक्षा आदि से संबंधित प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रदेश का सीमेंट उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, प्रथम सीमेंट कारखाना बानमौर भिंड में 1923 में स्थापित किया गया। प्रदेश में 7 फूड पार्क, 2 मेगा फूड पार्क स्थित है। प्रथम मेगा फूड पार्क इंडस पार्क खंडवा था, और जय प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर में अवस्थित है, ठीक है। तो सत्य कथन का आपको यहाँ पे चयन करना, जो एकमात्र सत्य कथन है वो क्या है आपका, जय प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर में अवस्थित है, ठीक है। बाकी 3 स्टेटमेंट गलत क्यों है उसको देखते हैं। प्रदेश का सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है, प्रदेश का सीमेंट उत्पादन में तृतीय स्थान है, जबकि भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है, ठीक है। तो प्रदेश का क्या हो गया, देश में तीसरा स्थान हो गया, और देश का हमारे दुनिया में दूसरा स्थान हो गया सीमेंट उत्पादन में, ठीक है। दूसरा कि प्रथम सीमेंट कारखाना बानमौर में खोला गया, बिल्कुल सही बात है, 1923 में खोला गया, एसीसी कंपनी ने खोला। पर यहाँ पे जो गलत चीज़ है वो क्या है, भिंड है, बानमौर भिंड में नहीं है, मुरैना में है, ठीक है। तीसरा कि प्रदेश में 7 फूड पार्क हैं, बिल्कुल सही है। 2 मेगा फूड पार्क है, ये भी सही है। पर प्रथम मेगा जो फूड पार्क था वो क्या था आपका, अवंती मेगा फूड पार्क देवास का, जबकि दूसरा क्या था आपका, इंडस मेगा फूड पार्क खंडवा का, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम राज्य वित्त आयोग कब बन गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग सर्वप्रथम कब गठित किया गया? तो 1996 से 2001 के बीच प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था, जो आपके कहाँ पे वर्णित है, अनुच्छेद 243 आई में वर्णित है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? एफआरबीएम एक्ट की बात की जा रही है, एफआरबीएम एक्ट की बात की जा रही है। एफआरबीएम एक्ट कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक आपके नीमच जिले में स्थापित किया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है।
अगला जो आता है अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम लिंग आधारित लैंगिक बजट कब प्रस्तुत किया। सिंपल सा प्रश्न क्या है कि लैंगिक बजट मध्य प्रदेश में पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था। तो मध्य प्रदेश में लैंगिक बजट पहली बार 2007-8 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद क्या था, दूसरा राज्य था जिसने क्या किया था, लैंगिक बजट को जारी किया था। दुनिया में पहली बार लैंगिक बजट किसने जारी किया था, जेंडर बजट किसने जारी किया था, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना है। अगला है 84 असत्य कथन का चयन कीजिए। नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना गुना में अमेरिका और इटली के सहयोग से 1984 में स्थापित किया गया। दूसरा, बनखेड़ी दाल उद्योग होशंगाबाद में संचालित है। तीसरा है स्टेटमेंट की प्रथम सफल सूती मिल बुरहानपुर में स्थापित की गई। और चौथा, रत्न परिष्करण केंद्र जबलपुर में स्थित है। असत्य कथन क्या है आपका यहाँ पे कि प्रथम सफल सूती मिल बुरहानपुर में स्थापित की गई, ये एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रथम जो हमारे प्रदेश की पहली सूती मिल है वो कहाँ स्थापित की गई, बुरहानपुर में। पर अगर आप बात करेंगे प्रथम सफल की तो वो कहाँ हो जाएगी, आपके इंदौर में। मध्य प्रदेश में जो पहली सूती मिल स्थापित की गई बुरहानपुर में, उसका नाम क्या था, ताप्ती कपड़ा मिल 1906 में स्थापित की गई। जबकि प्रथम सफल मिल आपके 1907 में मालवा मिल नाम से इंदौर में स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में वाणिज्यिक कर वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिक मंत्री मध्य प्रदेश में कौन है। ठीक है, तो वाणिज्य मंत्री, वित्त योजना मंत्री आदि इन सभी मामलों का प्रभारी मंत्री कौन है, तो वो हैं जगदीश देवड़ा जी। इसके अलावा कमल पटेल क्या है, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री हैं। गोविंद सिंह राजपूत राजस्व एवं परिवहन विभाग के मंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। ठीक है, इन सभी मामलों को भी वो देखते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ निगम दिए गए हैं, उनका स्थापना का वर्ष दिया गया है। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1977, राज्य वस्त्र निगम 1969, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1976 और मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1961। ठीक है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई थी। राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 1976 में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969 में की गई थी और मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 1977 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता 2023 का रोड मैप जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो आपका अपना मध्य प्रदेश है। ठीक है, फिर है सत्य कथन का चयन कीजिए। तो भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2015 को हुआ। इसका प्रारंभ टीकमगढ़ से किया गया। टीकमगढ़ में खुरई तहसील है, वहाँ से किया गया। क्या दोनों स्टेटमेंट ए क्या है, गलत है, स्टेटमेंट बी सही है, या फिर दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसमें आपको क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कथन गलत हो जाएंगे। दोनों कथन गलत क्यों हो जाएंगे, क्योंकि भावांतर भुगतान योजना है वो 16 अक्टूबर 2017 को चालू की गई थी, ना कि 2015 को, और सागर जिले से चालू की गई थी, ना कि टीकमगढ़ जिले से। ये स्टेटमेंट सागर जिले की खुरई तहसील से चालू की गई है, बिल्कुल सही है, पर जो खुरई तहसील सागर जिले में, ना कि टीकमगढ़ जिले में है, और यहाँ 15 नहीं 17 आएगा। ठीक है, अगला है राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है। तो राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र क्या हो जाता है, आपका पीथमपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन के चयन में पहला जो स्टेटमेंट आता है वो क्या है, कंपोजिट लॉजिस्टिक पार्क पवारखेड़ा होशंगाबाद में है। एयर कार्गो हब मालभाग विमानों का अड्डा जिसको बोलते हैं वो डबरा ग्वालियर में है। टेक्सटाइल या गारमेंट पार्क आपका धार में, भोपाल में, छिंदवाड़ा में और रतलाम में है। और चौथा है आपका मेडिकल डिवाइस पार्क छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो क्या है, आपका मेडिकल डिवाइस पार्क वाला स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि मेडिकल डिवाइस पार्क आपके होशंगाबाद में है, ना कि छिंदवाड़ा में। होशंगाबाद के बाबई में स्थित है। अगला प्रश्न है सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन के चयन में पहला जो स्टेटमेंट आता है वो है भोज मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट को पूर्ण करने हेतु ऋण न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसके द्वारा दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंदौर मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट को ऋण 32 करोड़ रुपए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा दिया जाएगा। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। दोनों कथन यहाँ पर गलत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि भोज मेट्रो लाइन जो प्रोजेक्ट है उसको पूर्ण करने के लिए जो वो लोन मिला है वो यूरोपियन यूनियन बैंक जो है उससे मिला है। जबकि इंदौर वाला जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो वो मिला है, लाइन ऑफ क्रेडिट मिला है, वो कहाँ से मिला है, आपके न्यू डेवलपमेंट एनडीबी या ब्रिक्स बैंक जिसको बोलते हैं वहाँ से मिला है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला है समाधान योजना का संबंध किससे है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आयुष्मान कार्ड के तहत प्राप्त स्वास्थ्य बीमा सेवाओं के समाधान से, कोरोना काल में बिजली बिल संबंधी समस्याओं के समाधान से, कृषिगत बीमा संबंधी समस्याओं के समाधान से, या इनमें से कोई नहीं। तो समाधान योजना का संबंध आपके कोरोना काल में बिजली बिल संबंधी समस्याओं के समाधान से है।
अगला है देश की प्रथम मूक बधिर सहायक बैंक कौन सी है? तो देश की प्रथम मूक बधिर सहायक बैंक आपकी कौन सी है? नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक। अगला है कि विवाद से विश्वास योजना का संबंध किस चीज से है? तो विवाद से विश्वास योजना का संबंध किस चीज से आता है आपका? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन है आपका कि औद्योगिक वित्त पोषण संबंधी समस्याओं के समाधान से, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों के संचालन हेतु दी जा रही सम्मति से, तीसरा है कि औद्योगिक कंपनियों के व्यापारिक टकराव के समाधान से, या फिर चौथा है कि सभी। ठीक है, तो विवाद से विश्वास जो योजना है उसका संबंध है मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के कारण क्या होता है, कई सारी योजनाओं में क्या हो जाता है, रुकावट आ जाती है, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना का प्रारंभ किया गया प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन 16 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सरकार द्वारा प्रदेश के प्रसिद्ध उत्पादों की ब्रांडिंग व मार्केटिंग किसके तहत की जा रही है? उसमें आपको गलत युग्म का क्या करना है, चयन करना है। तो मालवा की चूरमा बाटी, चंदेरी महेश्वर की साड़ियाँ, धार का बाघ प्रिंट, भोपाल के बटुए, या फिर छतरपुर टीकमगढ़ के चांदी के उत्पाद। ठीक है, तो छतरपुर टीकमगढ़ के चांदी के नहीं पीतल के उत्पाद हैं। आपका यहाँ पे गलत युग्म का चयन करना था, गलत युग्म क्या हो गया आपका ई। जो यहाँ पे छतरपुर टीकमगढ़ से जो जिस चीज का चयन किया गया वो क्या है आपका, पीतल के उत्पाद है, ना कि चांदी के उत्पाद। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीजों की ब्रांडिंग की जा रही है। उसमें क्या है आपका रतलामी सेव, मुरैना की गजक, भिंड के पेड़े, सागर की चिरौंजी की बर्फी और उज्जैन का पोहा, इन चीजों की भी ब्रांडिंग की जा रही है। अगला है प्रश्न आपका 97 कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसके समर्पण में वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया गया है? तो वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में घोषित किया गया है। ठीक है, अगला है राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई आनंदम योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए की गई? तो आनंदम योजना का संबंध आपके गरीब कल्याण से है। ठीक है, गरीबों की सहायता के लिए ये जो आनंदम योजना है ये 2017 में शुरू की गई थी भोपाल से। ठीक है, 2017 में इसको भोपाल से प्रारंभ किया गया था। इसी के तहत क्या किया जाता है, आनंदोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में डिजिटल डाकिया योजना शुरू की है। तो ये डिजिटल डाकिया योजना कहाँ से शुरू की गई है इसकी बात की जा रही है। तो डिजिटल डाकिया योजना का प्रारंभ इंदौर जिले से किया गया था। कब किया गया? 2017 में किया गया था। ठीक है, किस चीज के लिए? लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए। अगला जो प्रश्न है आपका आखिरी प्रश्न वो क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टांट्या भील स्वरोजगार योजना का प्रारंभ करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो टांट्या भील स्वरोजगार योजना प्रारंभ करने का निर्णय वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया था। इसके तहत क्या है, स्वरोजगार हेतु लोगों को प्रेरित किया जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा आपका आज का डिस्कशन। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट फॉर्म दिया गया है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इसको अपने आप अपने उसमें इस फॉर्मेट में देख करके और उसमें अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले डिस्कशन में आपसे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।